और अब खबरें विस्तार से। मैनपुरी में बड़ी चुनौती के बीच नामांकन की घड़ी आ गई है। डिंपल यादव कल नामांकन करेंगी और अखिलेश यादव साथ नजर आएंगे। लेकिन यादव परिवार से कोई नजर नहीं आएगा तो वो है चाचा शिवपाल, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच मैनपुरी की लड़ाई में डिंपल के लिए क्या चुनौतियां होंगी, अब वो भी जान लीजिए। उपचुनाव में अपने ही गढ़ में हार का सामना, आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर मिली हार के बाद ये डर सता रहा है। तो अभेद्य किला रहे मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है और दशकों से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती आई है। नेताजी के निधन के बाद बीजेपी चुनौती दे रही है। सीट पर शिवपाल सिंह यादव का भी साथ नहीं मिला है। तो ये कुछ बड़ी डिंपल यादव, जिन्हें सियासी रण से वापस बुला लिया गया था। डिंपल यादव, जिन्हें फिरोजाबाद और कन्नौज में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गढ़ बचाने के लिए उन्हीं डिंपल पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है, क्योंकि इस बार बात मुलायम सिंह के विरासत की है और आजमगढ़ के बाद मैनपुरी पर भी बीजेपी की नजर है। मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी अब डिंपल यादव के मजबूत कंधों पर है। डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर अखिलेश यादव ने उपचुनाव में बीजेपी को मास्टर स्ट्रोक दिया है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कोई कोरकसर नहीं छोड़ी जाएगी। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव के नाम का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन बीजेपी ने अभी मैनपुरी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डिंपल यादव सोमवार यानी कल नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके साथ रहेंगे। नामांकन में मुलायम परिवार के अन्य सदस्यों की भी उपस्थिति संभव है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैनपुरी नेताजी की थी, नेताजी की है और नेताजी की रहेगी। डिंपल यादव नेताजी के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेंगी और मैनपुरी का मतदाता उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रहा है। एक बड़े कठिन समय में मैं समझता हूँ हम लोगों को चुनाव में जाना पड़ा। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था आदरणीय नेताजी के जाने का और बहुत जल्दी इलेक्शन अनाउंस हुआ, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और मैनपुरी की जो जनता है वो हमेशा समाजवादी विचारों को, समाजवादी पार्टी को, आदरणीय नेताजी के लिए हमेशा समर्पित रही और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में भी बड़े अंतर से हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। लोकसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि मैनपुरी सपा की पारंपरिक सीट है। 1996 में यहां मुलायम सिंह यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा था। तब से इस सीट पर सपा का ही कब्जा है। तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव ने भी अपनी सियासी पारी की शुरुआत इसी सीट पर जीत के साथ की थी और इस बार बहू डिंपल यादव को मौका मिला है, लेकिन इस बार चुनौती सबसे ज्यादा है। इटावा, मैनपुरी, संभल, फिरोजाबाद समेत कुछ ऐसे जिले थे जो समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले जिलों में शामिल माने जाते हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी का किला दरकता गया और वहां पर बीजेपी काबिज होती गई। ऐसे में अब माना जा रहा है कि मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए अपने सबसे मजबूत किले को बचाने की जिम्मेदारी है और चुनौती भी। क्या डिंपल यादव इस चुनौती से पार पा पाएंगी? क्या बीजेपी इतनी आसानी से समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव में जीत हासिल करने देगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जो डिंपल यादव के नामांकन के बाद से ज्यादा बड़े हो जाएंगे। नेताजी की विरासत संभालने और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का जिम्मा यादव परिवार से डिंपल यादव को मिला है, लेकिन इस अग्नि परीक्षा को पार करना चुनौतियों से कम नहीं, क्योंकि बीजेपी की रणनीति और शिवपाल यादव से दूरी अखिलेश के लिए गले की हड्डी बन सकती है और अगर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो ये समाजवादी पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन अभी तो नामांकन का वक्त है, इम्तिहान की घड़ी अभी दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब डिंपल यादव का सियासी सफर भी जान लीजिए। 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव में हार का सामना डिंपल यादव को करना पड़ा था। 2012 में लोकसभा उपचुनाव में कन्नौज से निर्विरोध सांसद चुनी गई।
2014 के मोदी लहर में भी कन्नौज से जीत गई। लगातार कन्नौज से 2 बार सांसद रही। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में कन्नौज से ही हार का सामना करना पड़ा। तो नेताजी की सीट पर मैनपुरी से अब उपचुनाव लड़ेंगी। उम्मीदवार के रूप में समाजवादी पार्टी ने उन्हें उतारा है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली बीजेपी जीत का दावा कर रही है। तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल भी हो गए हैं, लेकिन अभी ऐलान नहीं। तो माना यह जा रहा है कि तीनों सीटों पर बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश में जुटी है। मैनपुरी में शाक्य वोट बैंक पर नजर है, तो रामपुर में सक्सेना को टिकट मिलना संभव बताया जा रहा है। वहीं खतौली में सैनी वोट बैंक पर नजर है। केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे गए नाम कल प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में बीजेपी दम दिखा रही है। समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही है और उस गढ़ पर चढ़ाई की रणनीति तैयार कर रही है जिस पर अब तक जीत का स्वाद तक नहीं चखा गया। और यही वजह है कि लखनऊ में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ और 3 नामों के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर मैनपुरी के प्रत्याशियों का नाम है। मैनपुरी से किसके नाम? प्रेम सिंह शाक्या, रघुराज शाक्या, ममतेश शाक्या का नाम इसमें शामिल है। जानकारी है कि बीजेपी मैनपुरी सीट पर शाक्य उम्मीदवार को उतारने के पूरे मूड में है। तो दूसरी तरफ रामपुर विधानसभा सीट पर आकाश सक्सेना, अजय गुप्ता, भारत भूषण गुप्ता के नाम को लेकर चर्चा हुई। हालांकि यहां पर दौड़ में आकाश सक्सेना का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। रामपुर वो सीट है जिस पर आजम खान का एक क्षत्र राज था, लेकिन अपने विवादित बयान से उन्हें ये सीट गंवानी पड़ी और एक बार फिर बीजेपी इस किले को भेदने की जुगत में है। आजमगढ़ और रामपुर भी सपा का गढ़ माना जाता था। अभी दोनों जगह पर उपचुनाव हुआ। क्या हुआ दोनों जगह? जनता ये मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही उसका कल्याण होता आया है और होता रहेगा। इसी तरह से खतौली सीट के लिए भी कई नामों को लेकर चर्चा हुई। इसमें ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रूपेंद्र सैनी, सुधीर सैनी, प्रदीप सैनी और राजकुमारी सैनी के नाम शामिल हैं। राजकुमारी इस सीट से विधायक रहे विक्रम सैनी की पत्नी हैं, जिन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से सजा होने के चलते ये सीट रिक्त हुई है। यहाँ पर रूपेंद्र या राजकुमारी में से कोई प्रत्याशी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। खतौली विधानसभा उपचुनाव के रण में समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल आरएलडी 2 ऐसे फॉर्मूलों पर काम कर रही है जो बीजेपी के विजय रथ को रोक सके। खतौली से बीजेपी के विधायक रहे विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही इन दोनों फॉर्मूलों पर काम किया जा रहा है। चूंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है और मिशन 2024 भी, ऐसे में जयंत चौधरी ऐसा दांव चलना चाहते हैं जो दोनों चुनावों में बड़ा प्रभाव डाले। मुजफ्फरनगर के खतौली में जयंत चौधरी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गर्मी निकाल दूंगा जैसी बात हो रही थी, लेकिन उसका क्या परिणाम आया वो सबके सामने है। और उत्साह को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकमुश्त होकर मेहनत करेंगे और एक और विधायक की गिनती, हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली जिले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी ताकत दी, लेकिन एक सीट का खतौली हम चूक गए थे। दोबारा जीतने का मौका हमें मिल रहा है। विधायक के दंगे का जिक्र किया जा रहा है इस उपचुनाव को लेकर के। देखिए, एक नए अध्याय के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यही बात है कि गर्मी निकाल दूंगा और दंगे की याद दिलाना। खुद मुख्यमंत्री जी जब मुजफ्फरनगर आए थे ऐसी भाषा बोल के गए थे और क्या परिणाम है वो आप सबके सामने है। चाहे खतौली का उपचुनाव हो या फिर रामपुर या मैनपुरी का, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल के खिलाफ किलेबंदी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी समीकरण पर नजर बनाए हुए हैं और तीनों सीट फतह करने के लिए खुद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी तीनों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में रामपुर, मैनपुरी और खतौली की जंग बीजेपी के लिए अहम साबित होने वाली है और इसके नतीजे 2024 के लिए भी बेहद खास होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मुजफ्फरनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गाजियाबाद से लोनी से बीते विधानसभा चुनाव में पराजित दबंग मदन भैया पर राष्ट्रीय लोकदल ने दांव लगाया है। तो खतौली से आरएलडी के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। नाम है मदन भैया, जिसे उम्मीदवार बनाया गया। मदन भैया की दबंग वाली छवि रही है। लोनी विधानसभा सीट से चुनाव पिछला लड़ा था इन्होंने। मदन भैया पर 5 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो गुज्जर बिरादरी से आते हैं मदन भैया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। बरेली में बीजेपी ने पसमानदा समाज महासम्मेलन का आयोजन किया। पीएम मोदी को धन्यवाद करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग शामिल हुए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बीजेपी का पसमानदा प्लान आखिर क्या है। बीजेपी का प्लान पसमानदा। पसमानदा का मतलब वंचित और शोषित भारतीय मुसलमान, जो कि भारतीय मुसलमानों में 85% इनकी आबादी मानी जाती है। दलित और पिछड़े मुस्लिम वर्ग इसमें शामिल हैं। आरक्षण और योजनाओं का लाभ जिन्हें मिला है और मुख्य धारा में लाने की कई बार इनको पहल की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव की वजह से यूपी में राजनीतिक पारा हाई है। सबसे ज्यादा रोचक मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव हो गया है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से हर वो चाल चली जा रही है जिससे जीत एक तरफा हो, और यही वजह है कि बीजेपी पसमानदा के जरिए वोटों के अंतर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसका आरंभ लखनऊ से हुआ और अंजाम बरेली के बाद रामपुर में देखने को मिला। पसमानदा समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए बरेली में महासम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जिले भर से हजारों पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रयास किया है, उसी प्रयास को बंधकर, उसी प्रयास में विश्वास के साथ आज बड़ी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग यहाँ एकत्र आए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मुसलमानों को टिकट पहले भी दिए और आगे भी देने का काम किया जाएगा। पसमानदा समाज को साधने के पीछे बीजेपी के 3 मकसद हैं। पहला, मुस्लिम बहुल सीट रामपुर में उपचुनाव, और दूसरा, उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय के चुनाव, और तीसरा, 2024 में लोकसभा की 80 में से सभी 80 सीटों को जीतने की प्लानिंग। इसके लिए बीजेपी को समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव और बीएसपी के पारंपरिक जाटो वोट बैंक को तोड़ना होगा, और इस मिशन में मददगार होंगे पसमानदा मुस्लिम, जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल मुस्लिम आबादी के करीब 85% हैं और उत्तर प्रदेश में 90% आते हैं। देखिए, हम लगातार मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं, ओवैसी जी हो गए, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बसपा हो गई, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को केवल ठगने का काम किया। जब वो सत्ता में आए, सरकार में आए, जब पावर में आए, उन्होंने मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए और खासतौर पर हमारे नौजवानों की अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब मुस्लिम नौजवान उनसे पूछता है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने हमारे भलाई के लिए क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। आज योगी सरकार, चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी हो, चाहे हमारी बहनों को अच्छी व्यवस्था से जोड़ने का काम हो, चाहे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में। मूल तौर पर पसमानदा फारसी के 2 शब्दों पस और मांदा से मिलकर बना है। पस का मतलब पीछे और मांदा का अर्थ है छूट गए, यानी ढकेल दिए गए। पसमानदा यानी पीछे छूट गए लोग। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक देश में मुस्लिम आबादी का करीब 85% हिस्सा पसमानदा मुसलमानों का है, और उत्तर प्रदेश में ये तकरीबन 90% है। इस बड़ी आबादी की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है। इनमें गद्दी, कुरैशी, मलिक, अंसारी, तुर्क, अलवी, राइन, मंसूरी, सलमानी, घोसी, हलालखोर, हवारी और सैफी मुख्य उपजातियां हैं, जिसे बीजेपी अपने पाले में लाने की कवायद कर रही है।
और इसी लिहाज से बरेली में पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी को पसमानदा क्यों पसंद है, अब आपको ये भी समझाते हैं। दरअसल खतौली, रामपुर, मैनपुरी में उपचुनाव होना है और मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। कुछ दिनों में शहरी निकाय चुनाव भी होने हैं। 300 वार्डों पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका निर्णायक होने वाली है। पसमानदा समाज को लाने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। तो लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा हुआ है और MY समीकरण को तोड़ना भी बीजेपी का मकसद है। कुल मुस्लिम आबादी के करीब 85% पसमानदा माने जाते हैं। यूपी में ये आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है और अगर 80 में से 80 सीटें बीजेपी को जीतनी है तो इस वोट बैंक को साधना बीजेपी के लिए जरूरी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में काफी मेहनत की और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बीजेपी के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। 5 दिनों के भीतर 16 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। बेहतर चुनावी प्रबंधन में माहिर योगी आदित्यनाथ की बम्पर डिमांड बताती है, ईस्ट हो या वेस्ट, योगी हैं बेस्ट। बीजेपी के स्टार उपयोगी लगातार मैदान या पहाड़, भगवा दहाड़। जब 55 वर्षों तक नहीं कर पाए हैं तो आप कोई उम्मीद मत करिए। कांग्रेस पर राम नाम सत्य वाला प्रहार। कांग्रेस कितनी सीट जीती मालूम आपको? केवल 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। यूं ही नहीं कोई कुशल नेतृत्वकर्ता बन जाता है, उसके लिए खुद को साबित करना पड़ता है। यूपी को देश में रोल मॉडल बनाने वाले योगी आदित्यनाथ की चर्चा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में लगातार हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों में योगी की डिमांड भी लगातार बढ़ी है। तभी तो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 5 दिनों में 16 रैलियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बीजेपी के प्रमुख प्रचारकों के रूप में उभरे हैं। हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिनों में 16 रैलियां की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसी राज्य के चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया हो। ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है कि योगी जहां जहां जाते हैं बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करते हैं और शायद इसी वजह से ये माना जाता है कि किसी भी राज्य के चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करने वाले चेहरे योगी आदित्यनाथ ही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, ऊना, हमीरपुर, शिमला और बिलासपुर जिलों में हुंकार भरी और तंज की तलवार ऐसी कि विरोधियों को छिपने के लिए जगह तक ना मिली। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़ और भाइयों बहनों 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा है हमारे पास। कांग्रेस कितनी सीट जीती मालूम आपको? केवल 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में रणनीति की बात हो या चुनावी चाल की, हर फन में माहिर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से ऐसी अपील की कि कोई भी उनका मुरीद हो जाएगा। चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी के लिए कठिन होता है कि वो घर घर जा सके, बहुत कठिन होता है। उसको चुनाव का प्रबंधन भी देखना होता है, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठना होता है, हर एक तबके के लोगों के साथ भी मिलना होता है और फिर घर घर जाना, ये बहुत कठिन होता है। और इस समय आप सबको रविंद्र सिंह बनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बनना पड़ेगा। हिमाचल के बीजेपी नेताओं ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर काफी डिमांड रखी थी। योगी का जिक्र हो, कानून व्यवस्था की बात ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। अधिकारियों पर वार से लेकर उनकी संपत्तियों को जब्त करने के तरीके काफी चर्चा में रहे हैं। हिमाचल के बीजेपी नेताओं का भी मानना था कि कोई भी विषय हो, हर मर्ज की दवा है योगी आदित्यनाथ।
तभी तो अपनी रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। अन्यथा हम अयोध्या और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ विकास के जो सबसे बड़े बैरियर होते हैं, जितने माफिया होते हैं, सबसे बड़े बैरियर होते हैं विकास के। और आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश में माफिया के ऊपर कैसे कार्रवाई होती है, आप देखते होंगे ना कभी कभी। रैलियों में हिमाचल को देवभूमि बताते हुए सीएम योगी ने पूछा कि कांग्रेस ऐसे राज्य का नेतृत्व कैसे कर सकती है जो हिंदी देवी देवताओं का मजाक बनाती है। पालमपुर में योगी आदित्यनाथ ने याद किया कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए एक प्रस्ताव पहली बार कस्बे में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित किया गया था। सीएम योगी ने अपनी रैलियों में राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाया और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सेना में शामिल होने वाले हिमाचल के युवा इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बहरहाल बीजेपी के दूसरे स्टार प्रचारकों में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। इसके साथ ही पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा ने भी अभियान का नेतृत्व किया। लिहाजा नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन रैलियों में योगी की डिमांड बताती है कि महाराज की उपयोगिता क्यों और कितनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात कर लेते हैं डेंगू संक्रमण के फैलने के, डेंगू की परेशानी बढ़ने के और इसे लेकर एक्शन की। डेंगू को लेकर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। डेंगू के रोकथाम के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को गोरखपुर मंडल के जिलों की रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा गया है और साथ ही डेंगू मरीजों के लिए बेहतर इलाज हो, इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर निगम को भी सफाई और फॉगिंग के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डेंगू को लेकर बैठक बुलाई थी और निर्देश दिए थे। आज फिर डेंगू को लेकर ये कड़े निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। तो खासकर डेंगू मंडल में, माफ कीजिएगा, गोरखपुर मंडल में जिस तरह से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उसे लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार दावे किए जाते रहे हैं कि पूरी व्यवस्था है, चाहे वो फॉगिंग की व्यवस्था हो या फिर जो डेंगू के मरीज हैं उन्हें प्रॉपर इलाज मिले। इसे लेकर प्रशासन भी लगातार कोशिशों में जुटा है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया जाना, मुख्यमंत्री की ओर से एक्शन लिया जाना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।